How are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the very first session of Class 8 Science, chapter number 1, that is about crop production and management. All right. So, now in this lesson, we are going to learn that how can we produce crop for such a large population of the nation, and then how and what are the methods to manage the crop production for the future use also. Now, let's start it and learn about it. See, we all need food to survive. It is a basic need for all living beings, as it provides energy for doing work and raw material for building and repair of various parts of our body. So, you know that our country has a large population and therefore we need to produce a lot of food. You also know that to produce such a large amount of food, we need a large area of land. However, our land availability is limited. Indian scientists have experimented and researched and suggested ways and means by which more food can be grown than before on the same piece of land. So this was the introduction that they have given you, that जिससे कि हम सभी को पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट है सरवाइव करने के लिए, बिकॉज फूड ही वो बेसिक नीड है जो हर एक लिविंग बीइंग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट, उनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्पफुल है, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ क्या, किसी भी एक लिविंग बीइंग की बॉडी को अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस प्रोटेक्ट करता है, राइट। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, न्यू सेल्स के बिल्डिंग अप के लिए फूड इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ऑल्सो, एंड इतना फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड भी चाहिए। सो फॉर दैट हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करा है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च करी है कि कैसे एंड किन मेथड्स का यूज़ करके हम मोर या लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कर सके, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड फॉर अस, राइट। So now the very first topic of the chapter is food gatherer to food producer. So अब हम अपनी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले लिविंग बीइंग्स फूड गैदरर हुआ करते थे, यानी कि फूड इकट्ठा करते थे। बट नाउ ग्रेजुअली धीरे धीरे वो लोग किस पे शिफ्ट हो गए, एक न्यू ऑक्यूपेशन में शिफ्ट हो गए, दैट मीन्स व्हाट, कि अब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनने लगे। हाउ? तो व्हेन अर्ली मेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब अर्ली मेन एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे तो वो एक अच्छे फूड गैदर थे। ही लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ, हम एक नोमैडिक लाइफ सर्वाइव करते थे, राइट। एनिमल्स पे फीड करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स को खाते थे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये काफी टाइम बाद डेवलप हुए थे, और इनकी वजह से क्या हुआ, हमारी पास्ट सेंचुरी में काफी ग्रेट स्ट्राइड्स वर डेवलप, राइट। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री है एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है या एग्रीकल्चर प्रोग्रेस एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर रहा है वर्ल्ड वाइड सोशियो इकोनॉमिक चेंज में। डिविजन ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज मेड कॉमन प्लेस स्पेशलाइजेशन रियली सीन इन हंटर गैदरर कल्चर। When farmers became capable of producing food, उसके बाद जब farmers क्या फूड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी उनके पास आई बियॉन्ड द नीड्स ऑफ देयर ओन फैमिलीज, यानी कि अपनी फैमिलीज की नीड के अलावा भी अब फार्मर्स क्या कैपेबल हो गए कि वो काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस कर सकते थे। तो others in the society were free to devote themselves to projects other than food acquisition, right? तो हिस्टोरियंस एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये क्या रहे हैं, इनका एक लॉन्ग आर्गुमेंट रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेड सिविलाइजेशन पॉसिबल, कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद ही हमारे नेशन में क्या सिविलाइजेशन पॉसिबल हुआ। यू कैन सी दिस इज द हर्ट टेक, पहले नोमैडिक लाइफ जब लोग जिया करते थे तो कैसे हंटिंग करते थे एनिमल्स की, राइट, एंड देन दे हैव बी शिफ्टेड टू दिस दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर, राइट। नाउ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर फूड, अब ह्यूमन डिपेंडेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फूड के लिए है, कैसे कि, तो स्टूडेंट्स हमारे जो फूड आइटम्स है वो या तो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं सच एज ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, या एनिमल प्रोडक्ट्स है लाइक मिल्क, एग, मटन, चिकन एक्सेट्रा, राइट। वी ईट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड,
प्लांट के हम वेरियस पार्ट्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स ऑफ राइस, व्हीट, कॉर्न, ये सभी क्या है? सीड्स है प्लांट की। रेडिश एंड कैरेट आर रूट्स। पोटैटोज एंड जिंजर इज द स्टेम। और उसके अलावा हम प्लांट्स की लीव्स एंड स्टेम को भी एज अ फ्रूट और वेजिटेबल वी ईट, राइट? नाउ दस ह्यूमन बी इस तरीके से ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन बींग्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Then the next topic which we have is agriculture and agriculture practices. All right. So the branch of science which deals with methods of food production is known as agriculture. Science की वो branch जो food production के method के साथ deal करती है, that is known as agriculture. Okay. Besides studying the new methods of food production के new methods को सीखने के साथ साथ इस branch of science में हम क्या सीखते हैं कि कैसे न्यू एंड बेटर वेराइटीज के क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। किस तरीके से एनिमल्स एंड बर्ड्स जो होती है लाइक काउ, हेंस एक्सेट्रा, इनको अच्छे से रियर किया जा सकता है सो दैट ये हमें ज्यादा मिल्क या फिर अच्छी क्वालिटी के एग्स प्रोवाइड कर सके। दिस ऑल इज स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस नोन एज एग्रीकल्चर। तो ऑल दीज न्यू मेथड्स, ये सभी न्यू मेथड्स जो है जो साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ओनली, राइट? वी नीड वेजिटेबल्स, हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल, पल्सेस एक्सेट्रा सभी की रिक्वायरमेंट है एज अ फूड। ठीक है। फॉर आवर क्लोथ, अपने क्लोथ्स के लिए भी हमें क्या चाहिए? फाइबर चाहिए होता है प्लांट और एनिमल से जो हमें मिलता है। एंड ये सभी फूड एंड फाइबर्स हमें कैसे मिलता है? बाय फार्मिंग और एग्रीकल्चर। ठीक है। चलो, नाउ यू कैन सी दे हैव गिवन यू व्हाट some different agriculture products which have been divided into some groups. Like first of all we have millets. तो millets में हमारे include किए जाते हैं sorghum that is ज्वार, ragi that is finger millet and bajra which is pearl millet. Next we have pulses. Pulses में आपको include किया जाता है अरहर that is तूर, black gram which is उड़द, green gram that is मूंग and Bengal gram which is चना. नेक्स्ट वी हैव बीज। बीज में आप इंक्लूड करेंगे पी, सोयाबीन, काउपी, लेंटिल, राइट? देन ऑयल सीड में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, लिंसीड, कैस्टर एंड कॉटन सीड। नेक्स्ट वी हैव रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। देन ट्यूबर क्रॉप्स में पोटैटो, टपिकोया, जिंजर एंड कार्बेट। And the sugar crops में sugar cane and beetroot are included. Plantation crops में examples are coffee, tea, rubber and coconut. Alright. Now, next we have what the topic that is horticulture. See, horticulture is see, yes, we have neither included vegetables or fruits in this list. Vegetables have fruits as essential items of a diet and growth. See, students, जो भी हम डेली फूड आइटम्स खाते हैं उन डेली फूड आइटम्स में हम कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड नहीं करते। ऑलराइट, क्यों? ये जो हमने टेबल भी हमने डिस्कस करी, इस टेबल के अंदर भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। वाई? बिकॉज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ये हमारी डाइट और ग्रोथ के एसेंशियल पार्ट है। स्टिल इनका जो प्रोडक्शन है वो एक अनदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर में स्टडी किया जाता है विच इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, राइट? सो हॉर्टिकल्चर को जो हमें ये वर्ड मिला है वो टू लेटर वर्ड से मिलता है, दैट इज हॉटस जिसका मीनिंग होता है गार्डन और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, राइट? सो द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट मीन्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चर्ड्स इन सबके ग्रोइंग एंड प्रोडक्शन से डील करती है। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरस रिसर्च टू फाइंड न्यू वेज। हॉर्टिकल्चरस जो है वो रिसर्च करते हैं कि वो कुछ ऐसे न्यू वेज फाइंड कर सके जिससे बेटर वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सके इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, राइट? नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्रॉप्स को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन ड्यूरिंग विच दे आर सोन। इस बेसिस पर कि वो क्रॉप्स कौन से सीजन में सो किए जाते हैं, इस बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। नंबर वन राबी क्रॉप्स, अदर इज खरीफ क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जिनकी सीड्स को नवंबर मंथ में सो किया जाता है एंड अप्रैल मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है, राइट?
तो बेसिकली इन प्लांट्स के अंदर सीरियल्स को इंक्लूड करते हैं सच एज व्हीट एंड मोस्ट ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जिनकी सीड्स को जुलाई में सो करते हैं एंड अक्टूबर मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल अगेन सीरियल सच एज पैडी एंड मेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब क्या ऐसे स्टेप्स है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज या बढ़ाया जाता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। सी क्रॉप्स कल्टीवेशन के अंदर सेवरल स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं जो फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडरटेक। You may have find that these steps are similar to carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. और ये स्टेप सारे वही स्टेप है जो एक गार्डनर स्टेप इनको फॉलो करता है, या फिर इवन वी ऑल्सो हम भी जब अपने गार्डन में या अपने घर के आसपास ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सेम प्रैक्टिसेस और सेम स्टेप्स वी ऑल्सो अंडरटेक, राइट? तो इन स्टेप्स को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं और सिंपली स्टेप्स ऑफ फार्मिंग कहते हैं। So let us discuss all of these agricultural practices in a sequence one by one. So first of all, we have preparation of soil. तो preparation of soil यानी कि soil को prepare करना, ये सबसे पहला step होता है जो soil को enrich करता है और इसे और ज़्यादा fertile बनाता है, aerated बनाता है to be suitable for plants growth. It involves, so basically soil preparation के अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है? इसमें हम manure ऐड करते हैं, उसके बाद सॉइल को टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है, सॉइल की लेवलिंग की जाती है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज करके लाइक स्पेड, प्लो, मैकेनिकल फार्म इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्लोइंग। प्लोइंग क्या है? प्लोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप सॉइल को लूज एंड टर्न करते हो आप, सो दैट सॉइल के अंदर एक अच्छे तरीके से वाटर एंड एयर का पर्कुलेशन हो सके। एंड इसे किसके थ्रू किया जाता है? फ्लो के थ्रू किया जाता है, जिसको ट्रैक्टर या एनिमल्स के थ्रू ड्राइव करते हैं। ओके, प्लोज आपके वुड और आयरन के बने होते हैं। अगर सॉइल ड्राई है तो उसमें प्लोइंग से पहले वाटरिंग की जाती है सो दैट उसकी प्रॉपर्ली प्लोइंग पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट दे हैव गिवन यू द पिक्चर ऑफ दिस प्लो, राइट? दिस इज प्लो। ये आपका प्लो होता है, ये एक इम्प्लीमेंट है जो वुड और आयरन का बना है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप है विच इज कॉल्ड प्लो शेयर, राइट? दिस इज प्लो शेयर। एंड जो मेन पार्ट है प्लो का वो एक लॉग, बड़ी सी लॉग ऑफ वुड है जिसको आप प्लो शाफ्ट कहते हैं। दिस इज प्लो शाफ्ट, ऑलराइट? और इसके अलावा एक हैंडल होता है उस शाफ्ट के एक एंड पे और दूसरा एंड अटैच होता है बीप के साथ विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, ऑलराइट? नेक्स्ट इज हो। ये क्या हो है? ये भी एक इम्प्लीमेंट है, सिंपल टूल है जिसे हम सॉइल की फ्लोइंग के लिए, सॉइल में या क्रॉप्स के साथ जो वीड्स ग्रो करते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर भी बेसिकली एक लॉन्ग रॉड होती है वुड और आयरन की, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड एक बेंट प्लेट है आयरन की जिसको उसके एक एंड के साथ फिक्स किया जाता है एंड वो एक ब्लेड की तरह वर्क करती है एंड इट इज पुल्ड बाय द एनिमल, राइट? Then next we have what? Cultivator. This is cultivator. So nowadays यानी कि आज के टाइप पे प्लोई को एक ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर के थ्रू किया जाता है और ये जो कल्टीवेटर है ये हमारे लेबर और टाइम दोनों को सेव करता है। नेक्स्ट वी हैव लेवलिंग। आफ्टर प्लोइंग द फील्ड बिकम्स अनइवन। अब प्लोइंग के बाद जो वो फील्ड है वो अनइवन हो जाता है, राइट? तो लेवलिंग क्या करते हैं? लेवलिंग सॉइल को इवन बनाती है और इसमें जो सॉइल इरोजन के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो लेवलिंग को किसके थ्रू करते हैं? ईदर बाय वुडन और आयरन लेवलर, ऑलराइट? नेक्स्ट वी हैव व्हाट? सोइंग। नाउ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रिपरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सोइंग। एंड व्हाट इज सोइंग? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सॉइल के अंदर सीड्स को पुट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सोइंग। बिफोर सोइंग, अब सोइंग से पहले अच्छी क्वालिटी की सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। जो अच्छी यानी कि गुड क्वालिटी सीड्स होगी वो क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होंगी ऑफ अ गुड वैरायटी, राइट? नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट। तो सीड्स कैन बी इजीली अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी, सीड्स को बहुत इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं एंड जो क्रॉप्स डिजीज सीड्स के थ्रू ग्रो करेंगे वो भी अनहेल्दी ही होंगे। इसीलिए फार्मर्स इन सीड्स को पहले ट्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स के अंदर डिप करके, जैसे कि सेरोजोन और एग्रोजन।
एंड ये केमिकल्स क्या करते हैं, दे डू नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अटैक द सीड्स। अगर जब इन केमिकल्स में इन सीड्स को डिप किया जाता है, ये केमिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि सीड्स को क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अटैक ना किया जाए या डैमेज ना किया जाए। सच केमिकल्स, इन केमिकल्स को फंगिसाइड्स कहा जाता है। वंस द सीड्स आर ट्रीटेड, जब एक बार सीड्स को ट्रीट कर लेते हैं, देन दे कैन बी सोन फर्दर। राइट नाउ, नेक्स्ट इज मेथड फॉर सोइंग, यानी कि अब कौन कौन से मेथड्स है सीड्स को सो करने के। तो सीड्स कैन बी सोन बाय एनी ऑफ दीज मेथड। नंबर वन इज ब्रॉडकास्टिंग। सो व्हेन सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द फील्ड मैनुअली बाय हैंड, जब सीड्स को क्या करते हैं फील्ड पे मैनुअली यानी कि अब ऐसे हाथों के थ्रू सो कर दिया जाता है या स्कैटर फैला दिया जाता है, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। राइट, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में यूज किया जाता है। लाइक दिस दे हैव शोन यू, दिस इज सीड ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सेकेंड वी हैव सीड ड्रिलिंग सोइंग। तो यहाँ पे एक सीड ड्रिल का यूज किया जाता है जो कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसमें 5 to 6 पाइप्स होते हैं एज आउटलेट। देन सीड्स को एक रेगुलर इंटरवल पे इन फनल के थ्रू सो किया जाता है। एंड जो ड्रिल सीड की सोइंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज पुल्ड ईदर बाय कैटल और बाय ट्रैक्टर। दिस इज द सीड ड्रिल सोइंग। राइट, नेक्स्ट वी हैव प्रिपेयरिंग द सीड बेड एंड केयर ऑफ द सीड। कैसे सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है एज सीड्स की केयर की जाती है। So in certain crop plants, कुछ क्रॉप प्लांट्स है लाइक पैडी एंड कुछ वेजिटेबल्स पे सीड्स को डायरेक्टली हम मेन फील्ड में सो नहीं करते हैं। वाई? सबसे पहले इन सीड्स को एक नर्सरी बेड में सो किया जाता है। वंस दे ग्रो टू सर्टेन एज, जब एक बार ये कुछ एज तक ग्रो कर जाते हैं, फिर हम इन्हें ट्रांसफर एंड मेन फील्ड में प्लांट कर देते हैं। तो ये जो स्मॉल प्लांट्स हैं, दे आर कॉल्ड सीडलिंग्स। एंड द फार्मर्स एक नर्सरी बेड को प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं विच दे हैव टू कीप इन देयर माइंड। नंबर वन, द सॉइल ऑफ द बेड, यानी कि उस बेड की जो सॉइल वो सॉफ्ट एंड लूज होनी चाहिए, सो दैट जो सीडलिंग्स की बहुत ही नाजुक से टेंडर रूट्स होंगी वो अच्छे से ग्रो कर सके। एंड इसे कैसे अचीव किया जाता है? बाय डिगिंग और प्लोइंग द फील्ड विद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सीड बेड है यानी कि जहाँ पे सीडलिंग्स को प्लांट किया जाएगा वो भी इवन होना चाहिए, सो दैट जब हम प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करें तो वाटर खुद ही यूनिफॉर्मली पूरे फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। थर्ड इज व्हाट दैट ऑल वीड्स और अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड मस्ट बी रिमूव। फील्ड के अंदर जितने भी वीड्स या अनवांटेड प्लांट है उन्हें रिमूव करना चाहिए। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो वीड्स होती है स्टूडेंट्स, ये सॉइल में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड एज अ रिजल्ट जो डिजायर्ड प्लांट्स है उन्हें इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर नहीं मिल पाता। इसीलिए सीडलिंग्स को डिजीजेस, पेस्ट और इन वीड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है। राइट, next we have transplanting. Transplanting is the process of removing the seedling from the nursery bed and planting them in the main field is called transplanting. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप नर्सरी बेड में से सीडलिंग्स को रिमूव करके मेन फील्ड में प्लांट करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। एंड मेन फील्ड में सीडलिंग्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सो किया जाता है फ्रॉम ईच अदर। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग का जो ट्रांसप्लांटिंग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसके थ्रू हम क्या एक अच्छी गुड एंड हेल्दी सीडलिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं सो दैट हमें एक बेटर क्रॉप मिले। बिसाइड्स उसके साथ साथ जब हम सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं उनकी जो रूट्स है वो थोड़ा डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट कर सकती हैं एंड देन दे गेट मोर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। राइट, वह सीडलिंग्स गेट गुड फूड, जब सीडलिंग्स को अच्छा फूड मिलता है तो वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करती हैं और एक बेटर ईल्ड हमें मिल पाता है। नेक्स्ट वी हैव एडिंग फर्टिलाइजर। सी थर्ड स्टेप क्या है? अब फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, यानी कि एज वी नो कि क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है लाइक फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा फॉर देयर ग्रोथ। राइट, एंड प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स को ऐड करें बिकॉज फर्टिलाइजर सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड एक बेटर क्रॉप इन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। Now, depending on the type of soil and the crops to be grown, we use different fertilizers. अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के सॉइल है एंड किस टाइप के क्रॉप्स आप उनमें ग्रो कर रहे हो, उस बिहाफ पर हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो। एंड द वे वी यूज अ फर्टिलाइजर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर बीइंग एडेड टू द सॉइल। एंड किस तरीके से फर्टिलाइजर का यूज किया जा रहा है ये डिपेंड करता है
कि किस टाइप का फर्टिलाइजर आप सॉइल में ऐड कर रहे हैं। एक फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा, दैट इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, वो जनरली 2 to 3 डोज में दिया जाता है। एंड बाकी जो फर्टिलाइजर है दैट इज फोस्फेटिक एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं। सम फर्टिलाइजर्स एडेड टू द सॉइल बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांटिंग से पहले ही ऐड कर दिए जाते हैं सॉइल में। आपने कुछ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स का नेम सुना भी होगा, दैट इज एनपीके। तो आपने जो लेटर एन है इट स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फोस्फेट एंड के फॉर पोटेशियम। ऑयल फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को हम केमिकल्स के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में। एंड वही जो मिन्योर है, मिन्योर को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू बनाया जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड मिन्योर जो है दैट इज नंबर 1 फार्म यार्ड मिन्योर। जैसे कि नेम से पता चलता है, ये आपका कैटल डंग यानी कि जो एक्सक्रीटा और जो यूरिन है उसके मिक्सचर से बनाया जाता है। उसके साथ साथ जो लेफ्ट ओवर फॉडर है, फॉडर इज कैटल फीड, राइट, एंड लिटर दैट इज बेडिंग प्रोवाइडेड टू कैटल इन द फर्म। इन सभी के मिक्सचर से फार्म यार्ड मैन्योर बनाया जाता है। नेक्स्ट इज कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? एक मैन्योर है जो वेजिटेबल एंड एनिमल रिफ्यूज से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, इसे आप डोमेस्टिक वेस्ट, स्ट्रॉ, वीड्स, इन सभी से कलेक्ट करते हैं। एक डीप पिट में, एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर सभी को डिकम्पोज किया जाता है। देन वी गेट व्हाट? कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी कंपोस्ट है जो अर्थवर्म्स के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजर, मैन्योर्स भी क्या करते हैं हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। दिस इज वर्मी कंपोस्ट मैन्योर, दिस इज कंपोस्ट मैन्योर एंड दिस इज फार्म यार्ड मैन्योर, राइट? Next step is irrigation. The process of supplying water to crops in the field through canal, reservoir, tube well, etc. is called irrigation. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना फील्ड के अंदर थ्रू कैनाल, रिजर्वायर, ट्यूबवेल, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, राइट? सो इरिगेशन की टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरी करती है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इरिगेशन नेसेसरी है प्लांट्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज रूट्स जो है क्या करती हैं, डेवलप होने में फेल हो जाती हैं एंड ड्राई सॉइल के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो क्रॉप को इरिगेट किया जाता है किसके अकॉर्डिंग कि जिस सॉइल में वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की एंड उस सॉइल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इरिगेशन एसेंशियल है सीडलिंग की ग्रोथ के दौरान, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेजेस ऑफ द क्रॉप। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के यहाँ क्या सोर्सेज है? दैट इज वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में बात करें। सो इन विलेजेस, विलेजेस में द वाटर इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन। गांव में यानी कि विलेजेस में वाटर को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट रीजन्स में, दैट इज फ्रॉम वेल, लेक एंड देन इट इज टेकन टू द सीज। कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज करते हैं इन सभी मेथड्स के अंदर, एंड इसीलिए मेथड्स काफी चीप एंड लेस एफिशिएंट होता है, यानी कि चीपर तो है बट दे आर लेस एफिशिएंट। नेक्स्ट वी हैव सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सभी एग्जांपल्स है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के। ये आपका वाटर सेव करने में भी हेल्प करते हैं। यू कैन सी दिस इज मोर, चेन पंप, भेकली, राहत, ये सभी ट्रेडिशनल मेथड्स है इरिगेशन के, बट दिस इज स्प्रिंकलिंग इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन विच आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉप प्रोटेक्शन एंड वीडिंग। तो एज क्रॉप्स ग्रो इन द फील्ड, जैसे जैसे फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है सो दैट वो एक बेटर यील्ड प्रोवाइड कर सके। तो जो वीड्स आपके क्रॉप्स के साथ, डिजायर्ड क्रॉप्स के साथ जो वीड्स ग्रो करते हैं उन्हें रिमूव करना जरूरी है, एंड क्रॉप्स को पेस्ट के अटैक से भी सेव करना जरूरी है, स्पेशली फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ऑलराइट, so now how can we weed control? कैसे weed को control किया जाएगा? Let's see. So the undesirable plants that compete with the main crop, वो undesirable plants जो main crop के साथ compete करते हैं for sunshine, water and space in the field, they are called weeds. And weeds को remove करना जरूरी है because ये soil के अंदर जो nutrients हैं उन्हें use करते हैं, and जो desired crop है उनके लिए ये सभी nutrients unavailable हो जाते हैं। तो वीट को अब हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 दैट इज ग्रामिनेशियस, सेकंड इज नॉन ग्रामिनेशियस।
तो ग्रेमिनेशियस आपके मोनोकॉटिलेडनस होते हैं एंड नॉन ग्रेमिनेशियस डाइकॉटिलेडनस होते हैं। हरियाली और दूब ग्रास ये आपके ग्रेमिनेशियस वीट है। ओके, वाई चौलाई चौलाई आपका नॉन ग्रेमिनेशियस वीट होता है। बिफोर सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, सीडलिंग को सो करने से, ट्रांसप्लांट करने से पहले वीड्स को हैंड्स के थ्रू रिमूव करना जरूरी है, या फिर आप एक प्लो या हैरो का भी यूज कर सकते हैं। इफ सम ऑफ द सीड्स, अगर कुछ ऐसी बीज है जो दोबारा से क्रॉप ग्रोथ के साथ दोबारा ग्रो करने लगे, तो दोबारा रिमूव करना जरूरी है। एंड इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो अपने हाथ से खुद रिमूव करेंगे, या कुछ वीड किलिंग केमिकल स्प्रे किए जा सकते हैं फील्ड में, विच आर कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D, MCPA and simazine. Alright, I have given you some weeds, that is insects, amarthus, okay, chenopodium, that is camoilus, wild oat. All these are what? Some weeds only. Next, we have control of plant diseases and pests. See, a lot of plants die due to some diseases and pests which attack and damage them. काफी सारे ऐसे plants हैं जो die हो जाते हैं, क्यों? कुछ diseases की वजह से या कुछ pests की वजह से जो उन्हें attack करके damage कर देते हैं। तो जनरली प्लांट डिजीजेस फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होती है। ये डिजीजेस इधर थ्रू सीड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, यानी कि सीड बॉर्न होती है, या एयर के थ्रू, दैट इज एयरबॉर्न, और सॉइल के थ्रू, दैट इज सॉइल बॉर्न। रस्ट ऑफ वीड एंड ब्लास्ट ऑफ राइस, ये दो कॉमन फंगल डिजीजेस है प्लांट्स की। इंसेक्ट्स जनरली वो पेस्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को खाते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड प्लांट डिजीजेस या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें फंगिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए एंड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए ऑन द क्रॉप्स और ऑन द सॉइल। अपार्ट फ्रॉम केमिकल मेथड्स, अब केमिकल मेथड्स के अलावा कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्वेटिक वीड्स को क्या कुछ फिशेस होती है जो खा जाती है। कुछ इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है उनके प्रेडेटर इंसेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके इन द फील्ड। Right? You can see this is rust of wheat and this is blast of rice. These are some plant diseases. Next method or next step agriculture practice is harvesting. Harvesting machines are now being replaced the back-breaking job of hand harvesting with the sickle and scythe. ये हार्वेस्टिंग मशीन्स जो है आज के टाइम पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से जो पहले हैंड से थ्रू हार्वेस्टिंग करी जाती थी बाय यूजिंग सम टूल्स लाइक सिकल और साइप, इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, हार्वेस्टिंग मशीन्स कट और डिग आउट द प्लांट्स। हार्वेस्टिंग मशीन्स क्या करती हैं, प्लांट्स को कट करती हैं, डिग आउट करती हैं, एंड उनके प्लांट्स को भी क्या करते हैं, कट किया जा सकता है एज रिक्वायर्ड बाय द वी। देन द मशीन्स, क्या मशीन्स इन प्लांट पार्ट्स को गैदर करेंगी, डिजायर्ड पार्ट्स को सेपरेट करके जो पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें एलिमिनेट। कुछ हार्वेस्टिंग मशीन्स जो है वो क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोड भी कर सकती है। Now, some other different agriculture practices, सब कुछ और different agriculture practices है। See, number one is rotation of crops. If you stay in a village, you must have seen that the wheat crop is planted during the month of November and harvested in March and April. अगर आप कभी गांव में गए हैं, गांव में आपने कभी देखा हो, तो क्या होता है कि जो wheat crop होता है उसे नवंबर मंथ में प्लांट किया जाता है एंड मार्च एंड अप्रैल मंथ में हार्वेस्ट कर दिया जाता है। देन द राइस क्रॉप को जून और जुलाई में प्लांट करते हैं एंड अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं। द लैंड दैट लाइज फेलो द बिटवीन, अब इन दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में, यानी कि ये दो सीरियल क्रॉप्स को जब ग्रो किया जाता है, इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, एंड इस टाइम पीरियड के दौरान जो लैंड खाली पड़ी है, फेलो पड़ी है, उसे फार्मर्स यूज करते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करने के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम। नाउ अ लेग्यूमिनस क्रॉप डज नॉट टेक एज मच टाइम। एक लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो उतना टाइम नहीं लेता जितना व्हीट और राइस लेते हैं ग्रो करने के लिए। तो बाय द टाइम क्या फार्मर्स इन्हें प्लांट, जितने टाइम तक सीरियल क्रॉप्स को प्लांट करते हैं, दैट इज राइस, व्हीट एक्सेट्रा को, पल्स आपकी रेडी टू बी हार्वेस्ट हो जाती है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर किन्हें इंक्लूड किया जाता है, दैट इज पी, बीन्स, ग्राम एंड पल्सेस। अब व्हाट दे डू, ये सॉइल के अंदर या अपनी रूट्स के अंदर कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हार्बर करती है, एंड ये बैक्टीरिया हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म। एंड दस इस तरीके से जब एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, सॉइल अदर क्रॉप्स के लिए फर्टाइल बन जाती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ डिफरेंट क्रॉप, अब ये जो प्रोसेस जहाँ पे हम क्या
एक डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते हैं, प्रेफरेबली एक लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो किया जाता है बिटवीन द राइजिंग ऑफ टू सिमिलर क्रॉप, उसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन के काफी सारे बेनिफिट्स है। नंबर वन, लैंड आपकी यूटिलाइज हो जाती है उस दौरान। सेकेंडली, पल्स क्रॉप भी क्या करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से यूज करते हैं। इस तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है एंड सॉइल रिच इन नाइट्रोजन हो जाती है एंड इट आल्सो बिकम्स मोर फर्टाइल। इस तरीके से जो नेक्स्ट सीरियल क्रॉप होगा वो एक बेटर यील्ड आपको प्रोवाइड कर सकेगा। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अगर आप क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं इन डिफरेंट क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करके एंड कंटिन्यू करता है कि सेम क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर आप ग्रो करते रहेंगे, तो वो क्रॉप्स आपके सेम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से तब तक कंज्यूम करेंगे जब तक उस सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स यूज अप नहीं हो जाते। एंड उसके बाद अगर दोबारा आप कुछ सेम प्लांट्स को क्रॉप को ग्रो करते हैं इन द सेम लैंड, तो जो न्यू ग्रोन प्लांट्स होंगे उन्हें पुअर नरिशमेंट मिलता है सॉइल से एंड वो काफी वीक एंड बैड क्वालिटी के हो जाते हैं। वेल प्लांट्स आर वीक एंड जब प्लांट्स वीक होते हैं तो इंसेक्ट्स उन्हें इजीली अटैक कर लेते हैं एंड डिस्ट्रॉय देम। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है, बेटर यील्ड प्रोवाइड करता है, क्रॉप्स को डिजीजेस एंड पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल्सो क्रॉप्स की जो डिपेंडेंस है ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स वो भी रिड्यूस हो जाती है। राइट, नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, ग्रोइंग 2 to 4 क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर इन द ईयर इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। दो या दो से चार क्रॉप्स को सेम ईयर में सेम फील्ड में आप वन आफ्टर अदर ग्रो करना, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है जब हम क्रॉप वेराइटीज का यूज करें जो कि शॉर्ट पे, यानी कि आप उसके अंदर जो भी क्रॉप वेराइटीज को ग्रो कर रहे हैं उनका क्या जो ग्रोथ पीरियड है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड ही होना चाहिए, तभी मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है। हाउएवर, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो जो वहाँ पे प्रॉपरली मैनेज फील्ड होना ज़रूरी है। इनफैक्ट मल्टीपल क्रॉपिंग बेस्ट सोल्यूशन है एक कंट्री का जहाँ पे फूड प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सेम पीस ऑफ लैंड को यूज किया जाता है टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। राइट, नाउ ऑल द अबव मेंशन्ड प्रैक्टिसेस, जितनी भी प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया, ये क्या इंश्योर करते हैं कि प्लांट्स की एक हेल्दी ग्रोथ हो और एक अच्छा गुड क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिले। अलॉन्ग विद दीज डेवलपर्स इन आवर कंट्री, अब तो हमारी कंट्री में इन सभी डेवलपर के साथ साथ हमने कुछ कल्टीवेशन लैंड को भी, मतलब कुछ लैंड भी मोर या अंडर कल्टीवेशन फील्ड डेवलप करी है। एंड ये जो इंक्रीज कल्टीवेशन है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, वो किस ऑर्डर में है, टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ही इंक्रीज कल्टीवेशन जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का प्रैक्टिस किया जा रहा है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग द वैरायटी ऑफ सीड्स। नाउ जैसे कि हमने देखा कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जहाँ पे फार्मर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो न्यू एंड बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स को परचेज करें। सब इनमें से कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो रेजिस्टेंट टू डिजीजेस होती हैं एंड एक बहुत अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है। तो कुछ इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप करी हैं एंड दे हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। नंबर वन है राइस। राइस की वैरायटी के अंदर वी हैव IR8, जया, पद्मा, बाला। सेकंड वी हैव वी बीट में सरबती सोनार, सोनालिका, कल्याण सोना, हीरा मोती, RR21 एंड UP 301। देन मेज के अंदर वी हैव गंगा 101, रंकित एंड टेकन हाइब्रिड। लेडी फिंगर में वी हैव भिंडी दैट इज पूसा सामनी एंड ब्रिंजल में वी हैव पूसा पर्पल, पूसा क्रांति एंड मुक्त बेशी। ये सभी क्या है, एक अच्छी इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वैरायटी है इन सभी क्रॉप्स की which we have discussed over here. Now, do you know what name is given to the scientists who develop such new varieties of seeds? They are called plant breeders. All right, what they're saying कि वो साइंटिस्ट जो इस तरीके की न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स को डेवलप करते हैं उन साइंटिस्ट को हम प्लांट ब्रीडर्स बोलते हैं। प्लांट ब्रीडर्स केवल बेटर क्वालिटी की सीड्स को ही रेज नहीं करते बल्कि बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स को भी रेज करते हैं। जैसे कि मैंगो को हम किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं एंड हमारी कंट्री में हम मैंगोज की काफ़ी सारी वैरायटीज़ को ग्रो करते हैं, जैसे कि अल्फोंसे, लंगड़ा, चौसा, सरोली, दशहरी, हिमसागर, सफ़ेदा, सिंदूरी, बुलगोबा, अमीनी। All these are different varieties of mangoes. You can see they have given you over here, right?
नेक्स्ट वी हैव प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हार्वेस्टिंग भी होगी, अब उन्हें कैसे प्रिजर्व एंड स्टोर किया जाएगा फॉर फ्यूचर यूज। तो वंस हार्वेस्टेड, अब एक बार हार्वेस्टिंग होने के बाद फूड ग्रेन्स को सेफली स्टोर करना भी जरूरी है। अब इन्हें किससे सेव करना है हमें, कि जो रॉडेंट्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स हैं, ये क्या ना करे, इन क्रॉप्स पे अटैक ना करे या इन्हें खा ना जाए। ऑल्सो उसके साथ साथ इन्हें इम्प्रॉपर टेम्परेचर या स्टोरेज स्पेस में जो मॉइस्चर होता है या फंगाई ग्रोथ की वजह से भी जो स्पॉइलेज हो सकता है, उन सभी से भी हमें अपने क्रॉप प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं which can be adopted to prevent loss and spoilage of agriculture products. Number one is drying. ड्राइंग में क्या किया जाता है, सभी ग्रेन्स को सन के अंदर, सन अंडर द सनलाइट ड्राई किया जाता है, राइट, या फिर हॉट एयर को उनके थ्रू ब्लो किया जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर। तो जो गोडाउन्स है, गनी बैग्स या टैंक या अर्दन पॉट्स, कुछ भी जो आप यूज करते हो अपने ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए, ये इनमें क्या कोई भी क्रैक या होल्स नहीं होने चाहिए एंड दे शुड बी वेरी क्लीन फॉर द स्टोरेज पर्पस। देन वी हैव केमिकल ट्रीटमेंट, स्प्रेइंग और फ्यूमिगेशन। ठीक है, स्प्रेइंग और फ्यूमिगेशन दैट इज इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन को जब फ्यूम्स में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। सो गोडाउन्स एंड जो कंटेनर्स है उन्हें स्प्रे किया जाता है, फ्यूमिगेशन उनका किया जाता है इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड्स के थ्रू, राइट, किससे, स्टोर करने से पहले। और उसके साथ साथ हमें केयर रखनी है कि कुछ जो ग्रेन्स है कंजम्पशन के लिए बाय ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें क्या केमिकल पॉइजनस के साथ ट्रीट ना किया जाए फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। एंड देन ग्रेन्स को, ऐसे ग्रेन्स को हम नीम कर्नल पाउडर या पेपर या मिनरल ऑयल के साथ ट्रीट करते हैं, जिसपे क्या इंसेक्ट पेस्ट की जो एग लेइंग है वो प्रिवेंटेड रहती है, राइट। देन यू हैव यूज ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एयर टाइट होते हैं, रैट प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ है, राइट। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके एक स्टेडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एंड नाउ दे आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज पर्पस। अब उनमें से कुछ है जैसे कि पूसा बिन, पूसा क्यूबिल, पूसा कोठर, ऑलराइट। नाउ the figure shows a type of storage structure called silos. Now, next what they have given you, that is green revolution. See, a general improvement in crop yield and food production occurred in our country between 1960s to 1980s and marked a turning point in Indian agriculture. What they say, कि बहुत ही जनरल इम्प्रूवमेंट हमारी कंट्री में क्रॉप यील्ड एंड फूड प्रोडक्शन के केस में आया बिटवीन 1960 टू 1980 एंड यहाँ से इंडियन एग्रीकल्चर का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। एंड इसे कॉमनली हमें गोल्डन एरा कहते हैं एग्रीकल्चर का, या ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड में। इनफैक्ट अब हम इतना सरप्लस क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं कि हम क्या उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं एंड कुछ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट्स एंड फ्लड की कंडीशन के लिए भी हम इसे स्टोर रख सकते हैं। नाउ द क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो क्रेडिट है वो एक ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हमारे कंट्री के हैं उनको जाता है, हु इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, राइट। ये आपके वर्ल्ड फूड प्राइज, यानी इनके वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको मिला हुआ है, इसके अगेंस्ट, हंगर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। एंड इस तरीके से मॉडर्न एग्रीकल्चर को किसकी सपोर्ट की जरूरत थी, यानी कि हमें ये पता चला कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे क्या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का जरूरत है जो कि क्या कर सके, फार्म इम्प्लीमेंट्स को प्रोड्यूस करे, फार्म फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करे। उसके साथ साथ इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट, सो दैट प्रॉपरली एंड टाइमली वाटर सप्लाई जा सके, पावर मिल सके, right? Research and development institutions to breed newer, sturdier, pest resistance and better yielding varieties of crops. Right? Next is animal husbandry. Now the branch of science है वो branch of science जो कि various breeds of domesticated animals, यानी कि जो domesticated animals है उनकी various breeds के साथ डील करती है एंड ऑल्सो उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाए बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिसीव करने के लिए। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ये जो टर्म हस्बेंड्री है ये हमें मिला हस्बैंड से, विच मीन्स वन हु टेक्स केयर। जैसे कि सबसे पहले मिल्क गिविंग एनिमल्स है जिन्हें मिल्क एनिमल्स कहते हैं, काउ, बफलोज, गोट्स, बिकॉज दे प्रोवाइड अस मिल्क। सेकंड हमारे पास कुछ मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स होते हैं,
लाइक पिग्स, कैटल, गोट, शीप, फाउल, डक्स, ये कुछ आपके मेन सोर्स ऑफ मीट है। एंड हेल्स और डक से हमें क्या मिलता है? वी गेट एग। देन वी हैव व्हाट? वर्किंग यानी कि ड्रॉट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल बुलक, बफलो, कैमल, हॉर्सेस, ये सभी ड्रॉट एनिमल्स है जिन्हें फील्ड में वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। म्यूज म्यूज को स्पेशली आर्मी में यूज किया जाता है चीजों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए इन द हिली एरियाज। द नीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री की रिक्वायरमेंट क्यों थी? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड येट वी डू नॉट गेट एज मच फूड फ्रॉम दिस एनिमल्स। लेकिन उसके बाद भी हमें इन एनिमल्स से ज़्यादा फूड नहीं मिल पाता बिकॉज हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें जबकि इसकी ज़रूरत है। तो बिसाइड द फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स वी नीड देम टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अब इन एनिमल्स से जो हमें फूड आइटम्स मिलते हैं उसके साथ साथ हम इन एनिमल्स को बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यू ऑल नो दैट, जैसे कि हमें पता है कैटल वेस्ट जो होता है लाइक यूरिन एंड फीसेस, ये कुछ नेचुरल मैन्योर है जो हमारी सॉइल को एनरिच करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम जो काउ डंग अवेलेबल है तो सारा यूज नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, एंड उनमें से बहुत ऐसा काउ डंग है जो वेस्ट हो जाता है। गोबर गैसेस प्लांट भी डेवलप किए गए हैं सो दैट हम कैट एंड डंग का यूज कर सके बोथ फॉर फ्यूल ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग मैन्योर। तो दस यहाँ से हमें क्या हमने फाइंड किया कि एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हमें हेल्प करेगा हमारे लाइव स्टॉक को एंड अदर यूजफुल एनिमल्स को इम्प्रूव करने के लिए एंड उनका मैक्सिमम यूज करने के लिए। राइट, so that was all for the chapter which we have completed over here. The different agriculture practices which we use in a sequence to get or to produce a better yield of crops. All right, and also the concept of animal husbandry, which is very important to feed such a large population of a nation like India. That's all for today. Let's meet in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.